हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे पीछे वाले लेक्चर में पढ़े थे मैग्नीट्यूड माने मॉडुलस, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट प्रॉपर्टीज और अभी बाकी है। ये सब कवर करने के बाद लास्ट में हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे एक लेक्चर के बाद। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले आर्गूमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कहता है, ध्यान से ज़रा देखिएगा, ये आर्गेंट प्लेन है, इसमें ये रियल एक्सिस है। बहुत अच्छी बात। इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। कहता है कि मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ है, यहाँ कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मीट करवाओ, लाइक ऐसा। इस पॉइंट को हम O बोलते हैं, इसको P बोलते हैं। ध्यान से ज़रा देखिएगा, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं। आपको ये भी बताया जा चुका है O और P का जो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ Z आता है। मेरे को वहाँ से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहाँ आर्गूमेंट को डिफाइन करने वाला हूँ। तो कहता है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, उसको ओरिजिन से मिलाने पर एक वेक्टर बनता है। कौन सा वेक्टर बन रहा है? OP वेक्टर। तो कहता है OP वेक्टर रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है वही इसका आर्गूमेंट डिफाइन करता है। फिर से समझे, आर्गूमेंट क्या होता है? एंगल वेक्टर OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ रियल एक्सिस, देन थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z। हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन वेक्टर OP मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, विथ रियल एक्सिस, या आई वेक्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। आप यदि वेक्टर पढ़े होंगे तो याद होगा, इसको आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं, और परपेंडिकुलर इसको जेड कैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आई कैप वेक्टर के साथ, या तो रियल एक्सिस की बात करें, यदि वेक्टर की दुनिया में हम लोग जाना चाहें तो आई वेक्टर के साथ यूनिट वेक्टर आयोटा, आई कैप। ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, ये वेक्टर का। ठीक है, तो इसके साथ यदि थीटा एंगल बनाता है, देन थीटा इज कॉल्ड आर्गूमेंट ऑफ z, एंड और उसको डिनोट किया जाता है आर्गूमेंट ऑफ z। ये किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। लेकिन थीटा कैसा होगा ये भी ध्यान रखना है। थीटा जो होगा आपका -पाई से बड़ा होगा और अधिक से अधिक पाई तक होगा। -पाई के इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन पाई के इक्वल हो सकता है। आपको हम कुछ एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करते हैं। ज़रा समझिए, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइक यहाँ कोई z है। ठीक है, ये एंगल है, मान लो भाई π/4 एंगल है। कितना एंगल है? π/4। तो हमसे पूछा जाए कि भाई आर्गूमेंट ऑफ z कितना होगा, तो ये हमारा होगा π/4। आर्गूमेंट ऑफ z कितना होगा? π/4। एक और एग्जांपल देख लें, मान लें कि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे P, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये एंगल है π/3। तो इसका जो आर्गूमेंट होगा कितना होगा? π/3 होगा। और आप देख सकते हैं, मान लिया जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, यहाँ है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, ये एंगल मान लो π/6 है, 30 डिग्री। तो इसका जो आर्गूमेंट डिफाइन होगा, आर्गूमेंट ऑफ z कितना होगा? -π/6 होगा। क्यों होगा -π/6? क्योंकि ज़रा गौर से देखें, ये जो एंगल हम मेजर करेंगे x एक्सिस के साथ, यानी रियल एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ है। आप कुछ इस प्रकार से भी इसको मेजर कर सकते हो। ऐसे भी आप सोचोगे कि सर ऐसे हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे आप मेजर करोगे तो एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि ये वाला जो वैल्यू है 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। क्यों? 180 तो यहीं हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे यानी पाई से ज़्यादा हो गया।
बट हमारा जो थीटा जो डिफाइन है कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, -π से लेके +π के बीच में। तो ये वाला वैल्यू तो -π से +π में नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर लेते हैं। और आपको पता है क्लॉकवाइज जो एंगल का मेजरमेंट होता है उस केस में उसको नेगेटिव कंसीडर करा जाता है। कितना कंसीडर करा जाता है, नेगेटिव। इस केस में इसका जो आर्गुमेंट होगा -π/6 होगा। चलिए भाई कुछ और हम लोग बात करते हैं इसमें आगे। यहाँ इसमें एक छोटी सी बात है, बुक में देखिएगा, या एक छोटी सी बात है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो होता है दो तरीके का डिफाइन होता है, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, एक जनरल आर्गुमेंट होता है। तो ये जो आपका जो थीटा जो निकल के आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट ये कहलाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जब भी आप एक चीज़ और समझ लें कि ये अंडरस्टूड है कि आर्गुमेंट का मतलब ही हमारा होगा प्रिंसिपल के लिए। जब भी किसी क्वेश्चन का आर्गुमेंट निकालना होगा तो वो किसके लिए बात करेंगे, प्रिंसिपल के लिए। बोले क्वेश्चन में फिर भी, ना बोले फिर भी, आप ऑलरेडी समझ जाए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही होगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन काम की बात यह है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें फिगर ड्रॉ नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बोलेगा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। क्योंकि फिगर यदि आपको ड्रॉ है तो आप आराम से एंगल देख के बता सकते हैं कि इसका आर्गुमेंट कितना है। तो सर क्वेश्चन कैसा रहेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए आपको दे दे z = 2 + 4 आयोटा और हमसे पूछे कि इसका आर्गुमेंट बताइए क्या होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसका डायग्राम जनरेट करेंगे, डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और डायग्राम बनाने के बाद हम लोग पता लगा पाएंगे कि इसका आर्गुमेंट होगा कितना। लेकिन उसमें भी टाइम का थोड़ा समय लगता है। तो हम क्या करते हैं कि कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो 4 ही प्रकार का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्यों, ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हो सकता है ए नेगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हो सकता है दोनों का दोनों निगेटिव हो, जैसे मान लो z = -1 - आयोटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और हो सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज है। हम क्या करते हैं हर एक अलग अलग पार्ट के लिए डिस्कशन कर देते हैं, 4 पार्ट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे आर्गुमेंट निकाला जाए, सेकंड में होगा तो कैसे आर्गुमेंट निकाला जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे आर्गुमेंट निकाला जाए और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे आर्गुमेंट निकाला जाए। तो केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन z lies in quadrant first, व्हेन z lies in quadrant first, जब आपका z जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या क्या कहानी बनेगी। तो ज़रा ध्यान से देखें, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में z होगा तो लाइक कुछ ऐसा बनेगा। ये p है, कॉम्प्लेक्स नंबर z है, यही एंगल कितना है, थीटा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि z = a + आयोटा b है। तो यदि बात किया जाए यहाँ से यहाँ, ये वाला जो वैल्यू है a होगा और ये वाला वैल्यू क्या होगा, b होगा। तो हमको तो थीटा फाइंड करना है, थीटा ही इसका आर्गुमेंट होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज व्हाट, b/a। क्या होगा, b/a। तो इस केस में हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो थीटा होगा और वो किसके बराबर होगा, tan इनवर्स b/a। ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, z = 1 + आयोटा, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे सर, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो 1 + आयोटा ढूंढिए कहाँ मिलेगा, ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, x में 1 यूनिट, y में 1 यूनिट, यानी यहाँ मिलेगा 1,1। ये एंगल थीटा है, आपको ये 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा = 1, थीटा = π/4। तो हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z = π/4। z का जो आर्गुमेंट होगा कितना होगा, π/4 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कुछ इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस लेते हैं हम लोग कि केस 2 देखिए, केस 2 देखिए, व्हेन z lies in second quadrant, when z
लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। जब जेड आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो कहानी कुछ कैसी बनेगी, जरा गौर से देखिए। आपका जेड जो है कुछ यहाँ है, इस प्रकार आपका जेड जो है यहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो एंगल जो होगा कौन सा होगा आर्गुमेंट निकालने के लिए? तो आर्गुमेंट सर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रियल एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, और एंगल होना चाहिए, एंगल कैसा होना चाहिए? 0 डिग्री सॉरी माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में। तो हाँ सर ये तो आ रहा है पाई से कम और 0 से बड़ा, तो यही आर्गुमेंट होगा। दिस इज एंगल थीटा, ये हमको निकालना है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये एंगल अल्फा है, ओके। तो जेड इज इक्वल टू आपके पास है a प्लस आयोटा b। तो यहाँ से यहाँ ये वाला जो लेंथ होगा क्या होगा? मॉड a लेंथ, और यहाँ वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा? b होगा। मॉड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वाला नेगेटिव होगा, तो हम मैग्नीट्यूड में बात करना चाहते हैं। तो बताइए, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आपका दिखाई दे रहा है? tan अल्फा इज व्हाट? परपेंडिकुलर b अपॉन मॉड a। और हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है? वो है थीटा। तो थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा? पाई के इक्वल होगा। इसका मतलब थीटा चाहिए तो पाई माइनस अल्फा कर दीजिए, यही होगा आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फा इज व्हाट? tan इनवर्स b अपॉन मॉड ए। बेसिकली ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है तरीका से। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो z इज इक्वल टू आ रहा है 2 माइनस 2 प्लस 2√3 आयोटा। हमको इसका आर्गुमेंट चाहिए। बहुत अच्छी बात। आर्गुमेंट निकालने के लिए इसका डायग्राम बनाइए। x में -2 यूनिट है, y में 2√3 है, लाइक यहाँ होगा, यहाँ होगा। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज थीटा, ओके। तो ये लेंथ है आपका 2√3 यूनिट और ये लेंथ 2 यूनिट है। हम मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेंथ 2 यूनिट होगा, ये लेंथ 2√3 यूनिट होगा। तो tan अल्फा निकालिए तो कितना आ रहा है? tan अल्फा इज व्हाट? tan अल्फा इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई/3। हमारा एंगल जो है ये है पूरा मेरा आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा आपका किसके इक्विवेलेंट होगा? इस एंगल के इक्वल। तो यहाँ से यहाँ 180 है, तो पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री, 2 पाई अपॉन 3। इस प्रकार से हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मूव कर रहा है तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस अल्फा। और ये रटने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से हम लोग तुरंत कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। देखिए थर्ड केस क्या बनेगा? व्हेन जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जेड आपका तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, तो कहानी कैसे बनेगी जरा देखिए। तीसरा क्वाड्रेंट में होगा तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये आपका P पॉइंट है, ये जेड है, A प्लस आयोटा B। यदि बात करें इस एंगल को कुछ देर के लिए अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये लेंथ क्या होगा? मॉड है। ये लेंथ क्या होगा? मॉड B। लेंथ में मैं यदि बात करूँ तो हमारा आर्गुमेंट क्या होगा? तो आपके मन में दो चीज़ें यहाँ चल रही होगी। क्या क्या? कि सर आर्गुमेंट तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज यदि आप मेजर करते हो, गौर से देखना, ऐसे जो मेजर करोगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 180 तो यहीं आ रहा है और जुड़ जाएगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मेजरमेंट नहीं होगा। तो कौन सा मेजरमेंट होगा? क्लॉकवाइज। कैसे? हमारा जो मेजरमेंट होगा ये होगा। यही हमारा आर्गुमेंट है। क्या है? यही हमारा आर्गुमेंट है, यही हमारा थीटा। हम लोग इस बार क्या बोलेंगे कि पहले tan अल्फा निकाल लें। tan अल्फा इज व्हाट? मॉड B अपॉन मॉड A, ओके। और आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा हमारा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा हमारा ये एंगल होगा। और ये एंगल कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करा जाए तो -पाई होता है। गौर से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि मेजर करा जाए तो -पाई होता है, उसमें इस एंगल को ऐड कर दे तो प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा यहाँ से आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल देखना है, देख सकते हैं।
मान लो कि z इज इक्वल टू हमारे पास है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ठीक है। फाइंड आर्गूमेंट ऑफ z का आर्गूमेंट निकालना है। घबराने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे? डायग्राम बनाइए। थर्ड क्वाड्रेंट -1 -1 है, ये 1 यूनिट, ये एंगल कितना होगा? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4, ये एंगल आ गया π/4, 45 डिग्री। तो हमारा जो आर्गूमेंट होगा इधर से होगा ये एंगल। तो आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा यहाँ से यहाँ टोटल 180 है, -180, उसमें π/4 जोड़ दीजिए, -3π/4। आपको इसे भी दिखाई दे रहा होगा, ये एंगल मैग्नीट्यूड में 135 डिग्री है और क्लॉकवाइज में मेजरमेंट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा। ज़्यादा समझने की यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं है। एक केस और बच रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, केस 4, व्हेन z लाइज इन क्वाड्रेंट 4। जब आपका z जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं ज़रा देखिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी कहानी बनेगी? यहाँ कोई पॉइंट P है, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आपको क्लियर है, ये लेंथ मॉड a ही होगा, ये लेंथ मॉड b होगा। दिस एंगल इज मान लो अल्फ़ा, दिस एंगल इज मान लीजिए अल्फ़ा। तो क्या होगा आपके पास? tan अल्फ़ा जो आप निकालोगे मॉड b/a ही आएगा, मॉड b/a आएगा। और हमको इसका आर्गूमेंट डिफाइन करना है। आर्गूमेंट तो ये क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल, तो ये तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा हमारा माइनस अल्फ़ा होगा। क्या होगा? माइनस अल्फ़ा। एग्जाम्पल देख लें आप, z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। कितना है? 1 माइनस √3 आयोटा। इसका आर्गूमेंट निकालना है। डायग्राम बनाइए। x में 1 जाना है, y में √3 जाना है, माइनस √3। ये लेंथ √3, ये लेंथ 1, इसको थीटा बोल देते हैं हम लोग। तो क्या यहाँ से निकल के आ रहा है? tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज इक्वल टू √3/1, थीटा इज इक्वल टू π/3। क्या ये आर्गूमेंट होगा? नहीं, इसका जो आर्गूमेंट होगा कितना होगा? -π/3, -60 डिग्री। इसका जो आर्गूमेंट होगा कितना होगा? -π/3 होगा। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। ये है कि यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि जो जेड मूव कर रहा है तो किस प्रकार से आप आर्गूमेंट निकालेंगे, इसका हमने तरीका बताया। अब हम लोग क्या करते हैं? आर्गूमेंट का कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टी कवर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल भी साथ में कवर करते हैं। और आर्गूमेंट से रिलेटेड जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म के बाद ही डिस्कस करेंगे। तो अभी छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आर्गूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक पहले छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा टू दी होल स्क्वायर। इसका आर्गूमेंट फाइंड करना है। ज़रा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये पता लगाएंगे किस क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? a + आयोटा b जैसा लिखना होगा। तो ज़रा लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या होगा ये? 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई, इसको खोल दीजिए, 2 × 4 प्लस i² -4 आयोटा। 1 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 1 3 हो जाएगा, -4 आयोटा। इसको नीचे ऊपर 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ऊपर का जो हलचल हो जाएगा 3 × 1 3 और 7 × 4 28, -28 आएगा, यानी कि -25 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 × 4 28 i² -28 होगा और 3 × 1 3 -25 हो जाएगा। बाकी i को कलेक्ट करिए, 4i × 1 4i और 7 3 जा 21 4 25 25 आयोटा, 25 आयोटा डिवाइडेड बाई 25।
यदि मैं बात करूं, ये जो आपका z है कितना हो गया, -1 प्लस आयोटा। ढूंढिए कहाँ होगा, x में -1, y में आयोटा, यहाँ आ गया। ये 1 ये कितना डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर। तो हमारा जो आर्गूमेंट होगा किधर से मेजर करेंगे हम आर्गूमेंट के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल हुआ थीटा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ से यहाँ, उसमें से किसको घटा देंगे, अल्फ़ा को। तो पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इसका आर्गूमेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो छोटा छोटा प्रॉब्लम करते रहेंगे हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर लेते हैं एक ही साथ कलेक्ट करके। तो ज़रा देखिए कैसे इसका प्रॉपर्टी को डिफाइन करा जाए। सारे प्रॉपर्टी को मैं लिख रहा हूँ और प्रॉपर्टी का प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी प्रूफ करने का मतलब ये है कि इसका प्रूफ करने के लिए हम यूलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने तो यूलर फॉर्म और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म नहीं पढ़ा है। इसीलिए हम लोग अभी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रूफ बाद में करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, कुछ इस प्रकार से। z आपका यहाँ होगा, यहाँ आपका z है। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, और ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, ये एंगल भी थीटा है। तो आपको पता है इसी का ये इमेज है, तो हम लोग बात कर चुके हैं। यदि z यहाँ होगा तो ये z बार होगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं पहला पॉइंट थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़रा ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि इफ़ आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, z का आर्गूमेंट यदि थीटा होगा तो देन आर्गूमेंट ऑफ z बार जो होगा आपका माइनस थीटा होगा। फिर से ध्यान से सुने, z यदि आपका कुछ इस प्रकार से है, z का आर्गूमेंट यदि 30 डिग्री होगा तो z बार का आर्गूमेंट कितना होगा, -30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इमेज हो रहा है। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा। इधर से मेजर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसका मतलब आर्गूमेंट ऑफ z थीटा है, तो आर्गूमेंट ऑफ z बार कितना हो जाएगा, -θ हो जाएगा। दूसरी काम की बात, मान लो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। इफ z इज प्योरली रियल, z आपका प्योरली रियल है, तो z आपका प्योरली रियल है, तो इस केस में आर्गूमेंट क्या होगा, देन आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा इज क्या होगा, ज़रा समझते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये है एक्सिस, रियल जो है नंबर, जैसे रियल नंबर का मतलब क्या होगा, z इज प्योरली रियल, इसका मतलब z इज इक्वल टू 4 होगा। तो 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। -3 होगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसका मतलब z यदि प्योरली रियल होगा तो x एक्सिस पर ही मिलेगा, या तो इधर मिले या तो इधर मिले, दोनों तरफ मिलने का चांस होगा। इधर होगा तो एंगल कितना बनाएगा, ये लाइन x के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। इधर मिलेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 180। आप ऐसे ही बोल सकते हो सर -180, लेकिन याद करिए थीटा जो है आपका -पाई से बड़ा होता है, लेकिन पाई के इक्वल भी होता है। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, या तो पाई होगा या तो जीरो होगा। इस केस में इफ z इज प्योरली रियल, देन आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा, इज आइदर पाई या 0, या तो 0 होगा या तो पाई होगा। थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी हो जाए, प्योरली इमेजिनरी का मतलब या तो z हमारा यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। इसका एंगल कितना होगा, इधर से मेजर करेंगे तो π/2 होगा। कितना होगा, π/2। इधर होगा तो कितना होगा, -π/2। तो हम लोग बोल सकते हैं इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, देन आर्गूमेंट ऑफ z जो होगा आपका इज या तो π/2 होगा या -π/2 होगा। आइदर आर्गूमेंट ऑफ z
इज या तो π/2 होगा या तो -π/2 होगा। क्यों π/2 होगा? जब इस एक्सिस पे होगा तो π/2 होगा, जब इधर होगा नीचे की डायरेक्शन में होगा तो -π/2 होगा। तीसरी काम की बात, फोर्थ पॉइंट है ये आपके लिए, कहता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो दोनों का प्रोडक्ट का यदि आर्गुमेंट चाहिए तो वो होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2πk। ये क्या है 2πk? जरा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से एक छोटी सी चीज़ हम लोग रफ में समझ लेते हैं। छोटी सी चीज़, जनरल आर्गुमेंट क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z यहां है, यह एंगल थीटा बना रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 10 बार रोटेट कर देते हैं, 10 बार रोटेट कर देते हैं। कितना से? 360 डिग्री एंगल से। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे तो फिर यही आएगा। एक बार में, एक बार और रोटेट करते हैं तो यहीं पहुंचेंगे, 3 बार रोटेट करते हैं तो यहीं पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है, आपको नहीं समझ में आ रहा था इसे जरा देखिएगा। घड़ी की जो सुई होती है, तो मान लो सेकंड का सुई यहाँ है, ठीक है भाई। आप अभी देखें तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे वर्टिकली आपको दिखाई दे रहा है। आप कुछ देर बाहर चले जाएं और 50 चक्कर लगा के आ जाए और फिर आपको वहीं दिखाई देगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपके नज़र में क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 360 डिग्री के एंगल से जितना बार रोटेट करवाएंगे, नेट रिजल्टेंट जो होगा वो थीटा पर ही दिखाई देगा। जैसे जरा देखिए इस फिगर को, ऐसे आपको दिख रहा होगा। हम इस पेन को क्या करते हैं, 50 बार रोटेट कर देते हैं 360 डिग्री से। तो एक बार रोटेट किए तो फिर वहीं पहुंच गए, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 100 बार रोटेट कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इफ आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा प्लस 2πk, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। k कुछ भी हो सकता है। इस थ्योरी को जरा समझे, इसी को बोला जाता है जनरल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बेसिकली 2 प्रकार का, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक जनरल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? जब थीटा का वैल्यू -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री के बीच में होगा तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा। जब थीटा का वैल्यू कुछ भी होगा -∞ से लेके +∞ तक, उस केस में क्या होगा? उसको हम लोग जनरल आर्गुमेंट बोलेंगे। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को जनरल बनाना है तो क्या कहेंगे? मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कोई दूसरा लड़का खड़ा होकर बोलेगा कि सर वो 390 डिग्री एंगल बना रहा है। दोनों का मतलब सेम है। क्यों? 30 डिग्री में 360 डिग्री एंगल जोड़ दिया गया। क्या किया गया? 30 डिग्री एंगल में 360 डिग्री एंगल जोड़ दिया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली वही चीज़ लिखा हुआ है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि थीटा एंगल बनाता है तो उसमें हम लोग थीटा प्लस 2πk ऐड कर सकते हैं, कि कुछ भी इंटीजर होगा। तो वही यहाँ फॉर्मूला है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 ही होता है, लेकिन हम लोग अलग से उसमें 2πk ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5th पॉइंट का। 5th पॉइंट ये अलग से आपका जनरल आर्गुमेंट पे क्लियर हो गया। आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 हो, इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2πk, जहाँ k जो होगा आपका इंटीजर होगा। एक और प्रॉपर्टी छोटा सा है, आर्गुमेंट ऑफ Z टू द पावर n हो, इसका होता है n पीछे जंप कर जाएगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z होगा प्लस 2πk, जहाँ k जो होगा इंटीजर होगा, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग आर्गुमेंट के बारे में जाने।
ये सारा प्रॉपर्टी सब का जो प्रूफ होगा हम लोग यूलर फॉर्म से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट अभी जो काम की चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या पढ़ा, यदि थीटा होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड तो जेड बार होगा माइनस थीटा उसका हो जाएगा। जेड यदि प्योरली रियल हो जाए, प्योरली रियल का मतलब या तो जेड एक्स एक्सिस पर आइदर इधर लाई करेगा या इधर करेगा, उस केस में या तो पाई होगा या तो जीरो होगा। पाई कब होगा? जब नेगेटिव रियल पार्ट होगा। जीरो कब होगा? जब पॉजिटिव रियल पार्ट होगा। सिमिलरली जेड यदि आपका इमेजनरी एक्सिस पर लाई करेगा तो उस केस में आर्गुमेंट π/2 होगा या माइनस π/2 होगा। इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं। जनरल आर्गुमेंट क्या होता है हम बता दिए, किसी भी एंगल थीटा बना रहा है उसको 360 का मल्टीपल उसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। के का वैल्यू नेगेटिव लोगे तो अपने आप सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट करें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग आर्गुमेंट से रिलेटेड। कहता है कि इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2π/3 यानी 120 डिग्री, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड क्यूब। जरा समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा 2π/3 है तो फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ जेड क्यूब। जेड के बारे में हमको नहीं पता बट इतना पता आर्गुमेंट दिया है, तो जरा देखिए इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करा जाए। ये जो है आर्गुमेंट ऑफ जेड क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ? आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू जेड। हम इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड अगेन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2πk, ये लिखना जरूरी है। 3 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2πk, जहाँ k जो होगा आपका इंटीजर होगा। रख दीजिए आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना दिया हुआ है 3 इंटू 2π/3 प्लस 2πk, k बिलोंग्स टू i। 3 से 3 फ्री हुआ, 2π प्लस 2πk, k बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमारा आर्गुमेंट जो होता है वो -180 से लेके 180 तक होता है, इससे क्लोज और ये ओपन, ये हमारा आर्गुमेंट है। हमारा ये जो आर्गुमेंट आ रहा है 2π, क्या ये है? नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से k का वैल्यू एडजस्ट करेंगे ताकि ये वाला जो एंगल है इसके बीच में चला जाए। तो आप बोलोगे सर करे तो करे क्या? तो मैं चाहता हूँ k का वैल्यू पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव सोचेंगे तो 2π में और एंगल बढ़ रहा है, लेकिन हमको तो लाना है पाई के बीच में, तो वो तो आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव रखते हैं। पुट कर दीजिए इसमें k इज इक्वल टू मान लो -1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 0 जो है लाई करता है -π से लेके पाई के बीच में। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड क्यू जो हुआ उसका आर्गुमेंट क्या हुआ? 0 हुआ। यहाँ से एक चीज़ और आप सीख सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ें और सीख सकते हैं कि जेड क्यू जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली कैसा होगा? रियल होगा। क्यों? क्योंकि इसका आर्गुमेंट 0 डिग्री आ रहा है। 0 डिग्री का मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस एक्सिस पर लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर लाई, यहाँ होगा, यहाँ कहीं ना कहीं होगा। इसका मतलब जेड क्यू जो होगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 1 प्लस आयोटा का पावर 100 है, जेड इज इक्वल टू, इसका निकालना है आर्गुमेंट। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे, लगाइए सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 100। आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं, इसका पावर जितना रहता है वो पीछे जंप कर जाता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस 2πk अलग से। क्यों? क्योंकि ये तो जनरल आएगा और इसको हमको प्रिंसिपल बनाना है, तो 2πk आपको जोड़ना होगा। अब आप बताइए 100 इंटू, ध्यान से यहाँ देखने की जरूरत है, 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट कितना होगा?
तो 1 प्लस आयोटा को यदि डायग्राम में देखा जाए तो 1,1 यहाँ होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये π/4। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा कितना होगा, π/4। ध्यान से देखें, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा यदि आप अलग से निकालोगे इसका वैल्यू π/4 होगा, जो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। इंटू π/4 मैं लिख देता हूँ, प्लस 2πk, 4 से काट दीजिए 25π।